मैं एक अमीर बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरे बाप ने मेरी शादी एक आला खानदान में करवाई थी। लड़का बाहर के मुल्क में रहता था और महीनों महीनों बाद पाकिस्तान वापस आता था। अच्छा खानदान देकर मेरे बाप ने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन जब शोहर ही महीनों महीनों बाद आता था तो फायदा क्या मेरे अपने ससुराल जाकर रहने का। मैं वहाँ अकेली होती थी। मेरा एक ही देवर था। मेरे शोहर की कोई बहनें नहीं थी, इसलिए नंदों का भी दुख नहीं था। मुझे ये शादी नहीं करनी थी। मैं चाहती थी मेरी शादी किसी ऐसे खानदान में हो जहाँ मेरा शोहर हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। लेकिन मेरे बाप को पता नहीं यहाँ पर क्या चीज़ अच्छी लगी। उसने मेरी शादी इसी घर में करवाने का इरादा कर लिया। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे बाप ने मुझे कसम दी कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी घर में होगी, वरना हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मैं डर गई कि अगर इन लोगों ने मेरी शादी नहीं की तो मैं यहाँ पर ही रह जाऊंगी, मैं सारी जिंदगी कंवारी ही रहूंगी। मैं ये सुनकर डर गई तो मैंने कहा चलो जहाँ हो रही है वहीं सही। मैंने अपने बाप को कहा अच्छा तो करवा दे मेरी शादी यहाँ पर ही। साथ में मैंने अपने बाप को धमकी दी कि अगर आप मेरी शादी यहाँ करवाएंगे तो मैं शादी करके चली जाऊंगी, लेकिन वापस इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मेरे बाप को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मेरी शादी करवाकर मुझे इस घर से रुखसत करवा दिया। मैं अपने घर की सबसे ज्यादा लाडली और बिगड़ी हुई लड़की थी। मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज्यादा तंग थे। मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, हर वक्त ऐशो इशरत में गुजारती थी। मैं अपने बाप के पैसों पर ऐश करती थी, लेकिन ससुराल में आकर तो एक लड़की पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसे सारा घर संभालना पड़ता है। लेकिन जब मेरा शोहर ही यहाँ नहीं था तो मैं किसको दिखाती कि मैं पूरा घर संभाल रही हूँ। मैंने शादी के बाद इस घर का कोई काम नहीं किया। मेरा एक देवर था जो बहुत ही खूबसूरत था। मेरा उस पर तो दिल ही आ गया था। वो मुझसे उम्र में काफी छोटा था, लेकिन वो बहुत हसीन था। मेरा शोहर मुझसे काफी बड़ा था। उसकी उम्र 40 साल थी। वो ज्यादातर बाहर ही रहता था और मैं यहाँ उसका घर संभाल कर बैठी थी। रात को अक्सर वीडियो कॉल करता था, लेकिन वीडियो कॉल का क्या फायदा जब वो मेरे साथ ही नहीं है। वो महीनों बाद कुछ दिनों के लिए आता और फिर चला जाता था। हम लोग एक साथ भी नहीं गुजार पाते थे, क्योंकि जब वो आता तो फिर हर कोई रिश्तेदार उनसे मिलने हमारे घर चला आता था और उन्हें अपने साथ ले जाते थे। उनके दोस्त भी बहुत थे और हर वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते थे। उनके पास मेरे लिए तो बिल्कुल वक्त ही नहीं था। वो तो मुझ पर तवज्जो ही नहीं देते थे। मुझे गुस्सा आता तो मैं एक गलत रास्ते पर निकल पड़ी। वो रास्ता सही नहीं था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं इतनी समझदार नहीं थी। मेरा दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला था। मैं अभी खुद को एक 16-17 साल की लड़की समझती थी, और जैसे 16 साल की लड़कियों की हरकतें होती हैं वैसा ही मेरा जहन था। मेरे देवर पर दिल आ गया था। मैं उस पर डोरे डालने लग गई थी। जब मेरा देवर आता मैं उसके साथ कुछ ऐसी हरकत करती जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ऐसा करूंगी। लेकिन कभी कभी दिल की ख्वाहिशात पूरी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मेरा शोहर तो काफी दूर था मुझसे। वो आता भी है तो कुछ वक्त के लिए, और सारा वक्त अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दे देता था। मेरे शोहर को तो सिर्फ घर की जिम्मेदारी है और रिश्तेदारों के साथ रिश्ता बनाकर रखने के अलावा कुछ नहीं पता था। मैं अपने बाप को बहुत मना किया था कि मेरी इस जगह पर शादी नहीं करना, मेरा ऐसे मर्द के साथ गुजारा नहीं है। लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने घर से रुखसत कर दिया। वक्त तो गुजरता ही जा रहा था। वक्त को हम किसी भी तरह रोक नहीं सकते थे। मेरी जिंदगी बहुत अजीब सी हो गई थी। मुझे लग रहा था मैं अकेली रह जाऊंगी। मेरे पास कोई भी नहीं होता था जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरा ख्याल रख सके या मैं उसका ख्याल रख सकूं, जो मेरी परवाह करे। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। घर में सिर्फ मेरा देवर ही था जो मुझसे पूछ लेता था क्या कर रही हैं भाभी, क्या आपने खाना खाया। मुझे उसकी ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोचती थी कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। मेरा अपने देवर की बातों पर दिल आ गया था। मैं उसको दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। उम्र में तो वो मुझसे छोटा था, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत और समझदार था। वो तो मुझे मेरे शोहर का भाई नहीं लगता था। उसकी शक्ल मेरे शोहर से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। यहाँ तक कि मैं सोचती कि काश मेरी शादी मेरे शोहर की बजाय उसके छोटे भाई से हो जाती, तो वो मेरे साथ तो रहता, मेरी नजरों के सामने, और कभी मुझसे दूर नहीं जाता। हाँ, मैं जानती थी ये सोचना मेरे लिए बहुत गलत है, लेकिन मैं अपने ख्यालों को काबू में नहीं कर पा रही थी। मैं अपने देवर के लिए जज्बात रखने लग गई थी। वक्त के साथ साथ ये जज्बात बढ़ते गए और मुझे गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर करते रहे। मेरा देवर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया हुआ था। मेरा तो उसके बिना दिल ही नहीं लग रहा था। मैं चाहती थी वो जल्दी से वापस आ जाए, लेकिन उसने कहा कि उसका इरादा एक हफ्ता बाहर रहने का है। मैं उसको देखे बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा चलो कोई बहाना करके उसे वापस बुला लेती हूँ। मैंने बीमार होने का ड्रामा किया और अपने देवर को कॉल मिलाई और कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी घर आ जाओ। मुझे अचानक पता नहीं क्या हो गया है। मेरे देवर ने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और कहा कि जी भाभी मैं आ जाऊंगा 3-4 दिनों में। आप ऐसा करें अम्मा के साथ जाकर दवाई ले आए। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने अपने शोहर को कॉल की और कहा कि उमर इतने दिनों से बाहर गया हुआ है, जिसकी वजह से घर के काम भी नहीं हो रहे। बाहर से सामान लाना होता है तो घर में कोई मौजूद नहीं होता, मुझे ही सामान लेने जाना पड़ता है। और बाहर के अजीब अजीब लोग मुझे गंदी नजरों से देखते हैं, जिसकी वजह से मेरे शोहर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मेरे देवर की खिंचाई कर दी। उसका फायदा ये हुआ कि मेरा देवर उसी दिन घर वापस आ गया और उसे देखकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। फिर मैं किचन में चली गई और किचन में जाकर अपने देवर की पसंद का खाना बनाना शुरू किया ताकि वो खुश हो जाए।
मैं जानती थी कि वो मुझसे नाराज होगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं उसे मना लूंगी। मैंने जल्दी से खाना बनाया और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। मुझे आज बहुत खूबसूरत दिखना था ताकि मेरे देवर की नजरें अपनी भाभी पर ही टिकी रहें। मैं जैसे ही खाना लेकर अपने देवर के कमरे में गई, वो तो इस कदर नाराज था कि उसने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की और कहा कि आप यहाँ खाना रखें और चली जाएं। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया क्योंकि मैं जानती थी मेरा देवर इस वक्त मुझसे नाराज है। तो मैंने कहा चलो इसका इतना गुस्सा करना तो बनता है। मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में बैठकर मैं अपने देवर को मनाने के लिए तरकीब सोचने लगी। आखिर मुझे याद आया कि मेरे देवर को बर्गर बहुत पसंद है, तो रात को मैंने बर्गर मंगवाया जो मेरे देवर को बहुत पसंद था। मैंने सोचा शायद अब इससे मेरे देवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर वापस आ गया है। अब मैं उसके साथ वक्त गुजार सकूंगी, वरना मैं तो अकेली इस घर में रह रहकर तंग आ चुकी थी। मैं बर्गर लेकर अपने देवर के कमरे में गई और उसको कहा मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था। तुम तो अपनी भाभी को समझते हो ना। मेरे देवर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और कहने लगा, अच्छा भाभी, अगली बार जब भी जाऊंगा तो आप दोबारा कुछ ऐसा नहीं करेंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने उस वक्त तो कह दिया ठीक है, तुम अगली बार चले जाना और मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। इस बात पर मेरे देवर ने अपना गुस्सा खत्म किया और बर्गर खाया। बर्गर खाने के बाद मैंने अपने देवर को अपने गले से लगा लिया। जब मैंने अपने देवर को अपने गले से लगाया तो मुझे उसे गले से लगाकर बहुत सुकून मिला। मैं कुछ वक्त अपने देवर को अपने गले से लगाकर बैठी रही और उसके ख्यालों में गुमसुम हो गई। मैं जानती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल समझता नहीं था, इसलिए मैं अपने दिल की सुनती रही। अगली सुबह मैं सोकर उठी और तैयार होकर कमरे से बाहर गई। मैंने अपनी सास को उठाया, फिर नाश्ता बनाया, क्योंकि सब मेरे ही हाथों का नाश्ता पसंद करते थे, इसलिए मुझे नाश्ता बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। नाश्ता बनाकर मैं अपने देवर के कमरे में गई और कहा, देवर जी आप भी नाश्ता कर लें। और देवर ने कहा, मैं सबके साथ बैठकर बाहर खाऊंगा। मैंने सोचा अगर सबके साथ बाहर बैठेंगे तो मुझे अपने देवर के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसे झूठ बोला कि कोई भी बाहर नहीं खा रहा, सब अपने अपने कमरे में नाश्ता मंगवा रहे हैं। तो इस बात पर मेरा देवर चुप हो गया और कहता, ठीक है भाभी, आप मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आए। मैं उठती उठती गई और अपने देवर के लिए नाश्ता ले आई। देवर ने नाश्ता किया, मैं उसके सामने बैठी उसे देखती रही। मेरा देवर नाश्ता करता गया और मैं सिर्फ उसी को देखती रही। काफी देर गुजरने के बाद मेरे देवर ने नाश्ता कर लिया तो मैंने अपने देवर से कहा, देवर जी काफी दिन हो गए हैं मैं बाहर घूमने नहीं गई, आज हम दोनों चले। तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, किसी और दिन का प्रोग्राम बना लें। तो मेरा दिल टूट गया। मैंने अपने देवर को दोबारा कहा, देवर जी मान जाएं, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। कभी आप मेरी भी तो सुन लिया करें, मैं आपकी भाभी हूँ। अगर आपके भाई को पता चलेगा कि आप मेरी बात नहीं मानते तो उनको कितना बुरा लगेगा। साथ ही मेरे देवर ने कहा, अच्छा ठीक है भाभी, आप तैयार हो जाएं, हम दोनों थोड़ी ही देर में बाहर घूमने जाते हैं। मुझे अपने देवर की यही तो बातें अच्छी लगती थी, वो जल्दी से मेरी बातों में आ जाता था। दिल ही दिल में मेरा प्यार अपने देवर के लिए और बढ़ रहा था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उसकी बाहों में चली जाऊं। फिर एक दिन हम घर में बैठे थे कि अचानक से मेरे देवर के लिए एक रिश्ता आया। लड़की एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने साफ इनकार कर दिया कि अभी हमने अपने देवर की शादी नहीं करनी, वो अभी छोटा है और पढ़ रहा है, उसकी उम्र नहीं कोई शादी की। घर वालों को तो वो रिश्ता बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने तो फसाद डाल दिया क्योंकि मैं अपने देवर को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने सोचा कि अगर मेरे देवर की शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी। मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई कि इतनी देर में मेरा देवर मेरे पीछे आया और आके दरवाजा खटखटाने लगा। भाभी दरवाजा खोले, क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? आप जानती है ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके हाँ किए बगैर मैं ये रिश्ता नहीं करूंगा, क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने दरवाजा खोला और मेरा देवर अंदर आ गया। इसके बाद मैंने एक अजीब सी हरकत की जो मुझे खुद नहीं समझ आई। मेरा देवर मेरे पास खड़ा था, मैं उसके गले लग गई और रोने लगी। मेरा देवर मुझे चुप करवा रहा था, लेकिन मैं रोती रही और कहने लगी, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती, तुम मेरे देवर हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। ये सुनकर मेरा देवर तो हैरान हो गया, वो तो जैसे एक जगह थम ही गया और जल्दी से मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, भाभी आपको क्या हो गया है, मैं आपका देवर ही हूँ, आप इतनी अजीब अजीब बातें क्यों मुझसे कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है आपकी तबीयत नहीं ठीक। आप ऐसा करें, भाई को कॉल करें, उनसे थोड़ी देर बातें करें, शायद इससे आप ठीक हो जाएं। जैसे ही मेरे देवर ने ये कहा तो मैंने उसको फौरन जवाब दिया, नहीं मेरा उनसे बात करने को दिल नहीं करता, मेरा दिल है कि सिर्फ तुम मुझसे बातें करो, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है और तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से कहीं ना जाना, तुम मेरे पास रहो, मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर मेरा देवर तो चूक गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपने होश खो रही हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोली जा रही हूँ। मेरी जुबान मेरे काबू में नहीं हो रही थी। मैं जानती थी शायद मेरा देवर अब मुझसे नफरत करेगा, वो मुझे पागल समझेगा, लेकिन मैं फिर उसके साथ ही चिपकी जा रही थी कि अचानक मेरे देवर ने मुझे दूर किया और उसके कमरे से चला गया। और थोड़ी देर के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आ गई और आके कहने लगी, बेटी तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, चलो उठो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। मुझे लगा कि मेरे देवर ने सारी बातें अपनी माँ को बता दी हैं। मैं बहुत डर गई थी कि अगर मेरी सास ने ये सारी बातें मेरे शोहर को बता दी तो वो मुझे तलाक ही दे देगा। मैं आगे से चुप रोने लगी
कहने लगी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी सास काफी देर मेरे पास बैठी रही और फिर कहती है चलो ठीक, तुम्हारी मर्जी। मुझे राशिद ने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा पता लेने आ गई, क्योंकि अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। राशिद ने मेरी सास को कुछ नहीं बताया था, वरना मुझे आज तलाक हो जाती। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरा देवर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, भाभी क्या काफी ज्यादा तबीयत खराब है, आपने खुद को कमरे में बंद क्यों कर लिया है, बाहर आया करें, सबसे मिला करें, ऐसे आपकी तबीयत भी ठीक रहा करेगी और जहन भी इधर उधर लगा रहेगा, ऐसे खुद को कमरे में बंद करने से क्या होगा। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि मेरा देवर मेरे पास आया है। उसको अपने कमरे में देखकर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक महसूस होने लगी। मुझे लगा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने देवर को कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। फिर मेरा देवर कहने लगा, मेरा एक और रिश्ता आया है, अगर आप ठीक हैं तो उनके घर जाना है, क्या आप साथ चलेंगी। मेरा देवर इतने प्यार से मुझसे कह रहा था, मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैंने कहा जी ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरा देवर इस बात पर बहुत खुश हो गया। इसके बाद मेरा देवर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं दोबारा पागल सी होने लगी। मैंने ऐसा क्यों कहा, कैसे उसका रिश्ता पक्का कर सकती हूँ। सोचने लगी कि मैं क्या करूं, वो रिश्ता तोड़ूं। मेरे दिमाग में बहुत से सवालात थे। फिर मैंने खुद को पुरसुकून किया। मैं जल्दी से तैयार हुई, क्योंकि मुझे देवर के कहने पर उस लड़की के घर जाना था। मैं नीचे आई, सब घर वाले तैयार थे। हम सब उस लड़की के घर चले गए। लड़की का घर तो काफी आलीशान किस्म का था। मेरी सास देखकर काफी हैरान हुई, कितने अच्छे खानदान से मेरे बेटे का रिश्ता आया है। लेकिन मैंने कहा मेरी सास को खुश होने दो, रिश्ता तो मैं तोड़कर ही रहूंगी। हम लोग अंदर गए तो उन लोगों ने हमारी काफी खातर तवादा की। तो फिर मैं बहाने से लड़की को अलहदा ले गई और कहा मुझे अपनी होने वाली देवरानी से बात करनी है। तो वो अलहदा आ गई और उससे कहा कि इनका बेटा ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो इस वजह से कोई भी लड़की उससे शादी करवाने को राजी नहीं है। तुम ऐसा करो, मना कर दो, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये सुनकर वो लड़की काफी गुस्से में आ गई। कहने लगी कि मेरी माँ को तो पता चला था कि लड़का काफी अच्छा कमाता है, इसलिए मेरी माँ ने हाँ कर दी। फिर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने हमें बचा लिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे, वरना मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। फिर हम लोग घर वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद उनकी तरफ से पैगाम आया और पता चला कि उन्होंने इनकार कर दिया है। सारे घर वाले काफी उदास थे, लेकिन मैं बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद सब लोग किसी शादी में गए। मेरा देवर और मैं सिर्फ घर में अकेले थे, तो मेरा दिल कुछ मस्ती करने को कर रहा था। मैं जल्दी से तैयार हुई। मेरा लिबास भी कुछ गंदा था। मैं अपने देवर के कमरे में गई तो दरवाजा खटखटाया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही मैं अंदर कमरे में गई तो मेरी चीखें ही निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। वो सब देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरा बोला हुआ एक झूठ वो सच हो गया है। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैंने जो बोला था वो सच हो गया। मैं जैसे ही कमरे में गई, मेरा देवर खून की उल्टियां कर रहा था। उसकी हालत बुरी हुई थी। मैंने बोला ये क्या हुआ है, तुम्हें तो खून की उल्टियां आ रही हैं। मैं काफी डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरा देवर कहने लगा, आप घर में किसी को ना बताना, मैं काफी बीमार हूँ। मैं जानता हूँ इस बात का घर में किसी को नहीं पता। मैंने कहा चलो उठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ, तुम्हारे टेस्ट वगैरह करवाती हूँ, पता चल जाएगा, तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। मान लो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भाभी तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे लेकर अस्पताल आई तो पता चला कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ कुछ ही महीने हैं। मैं ये सुनकर बहुत रोने लगी, लेकिन मुझे उस वक्त अपने देवर को हौसला देना था। मैंने देवर को बहुत हौसला दिया। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मेरे देवर ने कहा कि आप मुझसे वादा करें, आप घर में किसी को नहीं बताएंगी, वरना घर वाले सब परेशान हो जाएंगे। और माँ की तो हालत पहले ही नहीं ठीक, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि उनके बेटे को कैंसर है और वो मरने वाला है। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मुझे उसके घर वालों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे भाई को जरूर बताऊंगी। उन्हें भी तो इल्म होना चाहिए, क्या पता वो कोई रास्ता निकाल लें और तुम्हें वहां पर बुला लें, उधर तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन उसने कहा मैं भाई को कभी नहीं बताऊंगा। मुझे अपने देवर की ये बात माननी पड़ी। मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने अपने देवर का बहुत ख्याल रखा। 2 महीने वो जिंदा रहा। मैंने उसकी खूब खिदमत की, दवाइयाँ वक्त पर देती रही। सोचा था कि उसकी किसी लड़की से शादी करवा देती ताकि वो ये खुशी भी देख सके, लेकिन कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने उस वक्त क्यों झूठ बोला था। वो झूठ सच हो गया। मैंने देवर से माफी मांगी। मैंने उसे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, रिश्ता मैंने तोड़वाया था। मैंने उस लड़की को तुम्हारे बारे में झूठ बोला था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा झूठ सच हो जाएगा। मेरे देवर ने कहा भाभी कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था, लेकिन मैं सच में बीमार था। शायद मेरी मौत का वक्त महीनों में ही आ जाएगा। अच्छा है उस बेचारी की जिंदगी तबाह होने से बच गई। आपने तो उसकी जिंदगी बचाई है, वरना वो मेरे बाद यहाँ रुलती रहती। मुझे अपने देवर की बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने उसे हौसला दिया। मेरे देवर ने कहा कि भाभी भाई बाहर के मुल्क होते हैं तो उन्हें इधर के हालात का कुछ नहीं पता, लेकिन आप मुझसे वादा करें, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो आप मेरे पास इस घर को संभाल के रखेंगी, मेरी माँ का बहुत ख्याल रखेंगी। मैंने अपने देवर से वादा किया, मैं तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखूंगी। इतनी देर में मेरा देवर मेरे हाथों में ही दम तोड़ गया। उसके मरने का अफसोस मुझे बहुत हुआ था, लेकिन जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। किसी ने आज मरना है और किसी ने कल।